बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे, जबकि पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में शहीद पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया कि पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस है, इसमें मुलव्विस जो भी अफराद थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि हम अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं करने देंगे, और दूसरी जानिब जो तकारीब है बैनुल अक़वामी मामूल के मुताबिक होगी। देखें, मैं बयानात के ऊपर तो कोई बात नहीं करूँगा। एक इंतहा दर्जे की गैर संजीदगी यहाँ पे हमारे जो भी अकाबरीन हैं यहाँ पे मौजूद इस्लामाबाद में, वो कुछ संजीदा तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। कुछ बहुत सारे मामलात में कल बात मैंने की थी कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई होरेजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज पता चला कि वो सुबह ये रात को गायब हो गए थे ये पुलिस जो ऑफिसर हैं, और सुबह इनके जो है वो पता चला कि शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो कोई मेरे ख्याल से 26-27 घंटे हो गए उनको वो लापता है। और इंतहाई तजर्बाकार हमारे अकाबरीन इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो मैं उनसे इस बात की सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि इसको छोड़ दें कि उस सूबे में किसकी हुकूमत है, क्या उस सूबे की अपनी हसासियत है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हसासियत है जी। और जो इक़्तिदार में शख्सियात मौजूद हैं उनको उस सूबे की हसासियत, उसके जो मुख्तलिफ हमारी कौमों का गुलदस्ता है मुल्क, वो अपने अल्फाज में, अपनी गुफ्तगू में, अपने बयानात में वो एहतियात बरतें। और मुझे तो बल्कि जरदारी साहब पे हैरत है, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का जब 18वीं तरमीम में नाम हुआ था, नवाज शरीफ साहब भी साथ थे, तो ये बहुत एक उस वक्त बहुत एक बात थी पीपल्स पार्टी के सफ़ों में भी, और बहुत था कि ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, हालांकि उस वक्त एक वॉर ऑन टेरर चल रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत संजीदा लिया था। अभी जो कुछ सिलसिला हो रहा है तो उसमें मतलब है कि ये किस तरह उसके खैबर पख्तूनख्वा सूबे को किस तरह से देख रहे हैं, क्या किस तरह उसको डील कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे इस्लामाबाद में। ये जो भी मामलात हैं अली अमीन गंडापुर साहब के या बाकी एक सूबा है, तो उसको कैसे उसकी क्या स्ट्रेटजी है, मतलब दहशतगर्द पर्चे कट गए, इफला हो गया, दिमागना हो गया, करते जाओ इसको रोकें, होल्ड योर हॉर्सेस। हुकूमत में बैठे हैं और ताकत जो होती है वो इल्म की तरह नहीं होती कि जो फैलने से इल्म को आप फैलाएं तो बढ़ता है, ताकत को जितना आप इस्तेमाल करें वो ख़त्म होती जाती है। तो इसमें यह है कि बड़ा दुख का मकाम है कि वो पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। ये पुलिस देखें, फिर वही कल वाली बात कि पुलिस सामने है और हमेशा ही सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस और रेंजर्स दरमियान में आते हैं, और उधर ये मामला है सियासी, वो बैठे हुए कोई कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब भाई इसको सियासी मामलात को सियासत में उलझाएं, सियासत में हल करें। ये जो कल गज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, 1 साल हो गया इसको, तो 1 साल के दरमियान भी ये होती तो बहुत अच्छा था। और बहरहाल मैं देखें, इसको सियासी टेम्परेचर डाउन करने के लिए ऐसी बुलवाएं ना, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जरदारी साहब बुलवा लें, नवाज शरीफ साहब बुलवाएं, कोई बुलवाए। ये हाफिज़ नईम साहब के कहने पे वैसे हो रही है, लेकिन ये कि अच्छा है कि उसमें देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं, लेकिन इतना ऐसा भी क्या है, मतलब इस देखें आप मुल्क का हाल तो देखें 1 साल। और यहाँ पर जब SCO की कॉन्फ्रेंस के हवाले से चाइना ने पिछली बार आके क्या मैसेज दिया था पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, उसके बाद से हालात देखें आप। और पिछले 1 साल में जो 50,000 तो सरकारी आज़ाद शुमार है ना, जो कल 1 साल हो रहा है उस बर्बरियत को, 7 अक्टूबर गज़ा की पट्टी,
कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वहाँ पे इस कदर खून की होली खेली जाएगी। और ये अच्छा लगता है इन हालात में जो कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है, मईशत के इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त। तो इस वक्त ये कि ये मतलब कल भी मैंने उधर भी बात उनसे भी, अब कोई असल में कोई बात ही आपकी ना सुन, वो हंगर गेम पावर गेम चल रहा है, सबको पता है कि जब तक बैठे हैं तो इस पर जितना भी करना है तो करो। हम लोग परेशान हाल हैं, कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। और इसको तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, मुझे नहीं पता कि कितनी पावर है इनके पास या जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी पावर होती ना, या थोड़ा सा भी, क्योंकि उनको देखा हुआ है माजी में हमने कुछ चीज़ों के ऊपर तो बड़ी हसासियत है ना कि भाई खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, ये सिंध है, बलोचिस्तान, सियासत से हटके कि किसकी पार्टी की हुकूमत है, किसकी, छोड़ दें आप। और हसासियत बड़ी हो, बहुत सारे मामला हैं। और वहाँ पे जो कुछ हुआ है पिछले कई सालों में, उन सूबे के लोगों ने बड़ा खून गिरा है वहाँ पे, धमाके और ड्रोन अटैक्स, और वो वहाँ पे बड़ी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, बड़ी उनको बहुत, यानी खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मसा, और फिर दहशतगर्दी की शुरू हो जाती है वहाँ अचानक किसी वक्त, तो उसकी हसासियत को देखें ज़रा, और बैठ के ये टेम्परेचर को कूल डाउन करें। अब ये इस्लामाबाद में हो गया, उधर से आ रहे हैं भाई, ये सबको बैठ कर, और किधर है भाई वज़ीर आला, किधर है, मजाक उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह से। और मैंने आपसे कहा ना कि कौमियतों की, कौमों का एक गुलदस्ता है, और उसकी हसासियत है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा उसकी, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह से बात करें। और ये हमारे, मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे, शहबाज शरीफ साहब, उसकी दूसरा जो नुक्ता है उसको समझेंगे। उनकी पार्टी के तो बहुत कोई आम लोग वहाँ पे नहीं है, पहले मौजूद थे, काफ़ी मेहताब अब्बासी साहब थे, बाकी शख्सियात थी वहाँ पे, लेकिन अब कोई ऐसे झगड़ा साहब थे, लेकिन अब ऐसे लोग हैं नहीं कि जिनसे कोई रब्ता हो और उनसे वो इन मामलात को देखें। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये कशीदगी कम आएगी, कम होगी, और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे, मुझे बताएं ना कि आप मईशत, आपने उधर FBR एक बात कर रही थी, अभी भी शायद कर रही है उन्होंने, और टैक्स नेट में लाना है, निचकारी होनी है, ये होना है, कैसे आपने पूरा एक अफरा तफरी मची हुई है। और इसको मतलब इसको कूल डाउन करें, बजाय इसके कि तमस्खर उड़ाएं और गालियाँ दें और ये करें और वो करें। उस साइड से भी, और इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है हुकूमत में, या तो ये उसको सेंसिबली डील कर रहे हो ना, तो फिर एक तरफ बात करिए, आगे से जो है वो एक सूबे का वज़ीर आला है भाई, वो कहीं बैठा है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, जो भी है, वो उसको एक इस तरह होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये मामला, और ये मामला अदालतों में भी नहीं जानी चाहिए। मैं फिर बात करूँ ना, ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के भी सियासी मामला हैं ये, तो सियासतदान बैठ के नहीं इसको हल खुद, क्या एक मुल्क को अजीब सूरत हाल बना दी है ना, इसको ठीक करें। इस मामला को उम्मीद करते हैं मुतामिल नहीं हो सकते हम। अब देखिए, कोई तसव्वुर कर सकता था 1 साल हो गया, पूरा 1 साल गज़ा को हो जाएगा पूरी दुनिया में। जैसे पाकिस्तान में कल ये एक सारी जमातें, सियासी जमातें बैठ रही हैं, और उसमें जो है तहरीक इंसाफ को भी बुलाया होगा, बुलाना चाहिए। और आज तमाम दुनिया में हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे, और कल भी होंगे। और वो गज़ा में जो खून की होली खेली गई है पूरे 1 साल में, वो उनका साथ, यकजहती का साथ ऐलान करेंगे। और इसी दौरान जो है वो, अब देखें 1 साल और कितने जंगबंदी मुआहदे आगे पीछे, मतलब एक फेलियर, डिप्लोमेसी का फेलियर है, टोटल फेलियर डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, रियासतों के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत का, एतमाद का मुकम्मल फेलियर है ये। और उस तमाम फेलियर में अब आगे से उस मलबे में से क्या दुनिया निकल के सामने आती है वो देखना है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो गैर संजीदगी यहाँ नज़र आ रही है, वो बहुत परेशान कुन है। और आप ये देखें कि इसमें
वहाँ पर जो है वो बजाय इसके कि वो जंग जो है वो या जाहिरियत रुकती, गज़ा की चीज़ फायर होता और वहाँ पे मामलात होते और कौन सा टू स्टेट सोल्यूशन था और ये था और वो था, तो उससे हट के जो है वो अब मामला चला गया लेबनान, और लेबनान में चला गया। और फिर पिछले 24 घंटे जो हैं वो पिछले तमाम दिनों से ज़्यादा शदीद वहाँ पे बमबारी हुई है, बॉम्बिंग हो रही है बैरूत पे भी और शुमाली लेबनान पे भी, और उसके साथ साथ जो है वो जनूबी लेबनान तो पहले ही था, लेकिन शुमाली लेबनान का मतलब ये है कि अब उसमें तमाम लेबनान को, वो जो इन्होंने बात की थी नेतन्याहू ने कि हम लेबनान को भी गज़ा बना देंगे, तो वो अब लेबनान को भी गज़ा बनाने जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो है वो एक बयान आया और वो प्रेसिडेंट मैक्रों का बयान था। और प्रेसिडेंट मैक्रों जो है उन्होंने, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये कहा कि इसराइल को जो है वो जितने भी मुल्क हैं दुनिया के जो असला दे रहे हैं इसराइल को, वो असले की सप्लाई बंद करें। अच्छा, अब प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो एक तो उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था, वो नशर कल हुआ। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ये लेबनान के और असलहा बंद करें जो सप्लाई हो रही है इसराइल को। दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रों जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब प्रेसिडेंट मैक्रों और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हुई थी जब ये वो एक 21 दिन का प्लान सामने आया था, तो प्रेसिडेंट मैक्रों यकीनन उस पर भी डिस्टर्ब है। दूसरी बात ये कि ये जो है ये उन्होंने फिर एक तो कल उनका इंटरव्यू नशर हुआ, दूसरा उन्होंने जो है वो उनका एक आप समझ लें कि ये फ्रेंकोफोनी कंट्रीज़ हैं जो OIF के नाम से, फ्रेंकोफोनी कंट्रीज़ वो हैं दुनिया में, इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है बहुत से मुल्कों के अंदर। वैसे अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो शायद सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बोली जाती होगी, लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें या तो सरकारी तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज है उनकी, मतलब फ्रांस से हट के, या उनकी दूसरी लैंग्वेज, या बहुत बड़ी आबादी जो है वहाँ पे फ्रेंच बोलती है। तो वो कोई 88 मुल्क हैं, 88 कंट्रीज़। तो उनका जो एक फोरम है वो OIF है। तो OIF की समिट से प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये एक तो सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर, दूसरा उन्होंने वही 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की, तीसरा उन्होंने कहा कि इसराइल का असला जो है बंद कर दें मुल्क। अब सवाल ये कि इसराइल को असला कौन देता है, तो ये जो इस साल का अगर हम फर्स्ट लाइफ दिखा सकें तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका देता है, ठीक है, और अमेरिका जो है वो उनका कोई 65.6% तो अमेरिका देता है, फिर जर्मनी देता है, फिर इटली देता है। तो उन्होंने कहा कि सप्लाई बंद कर दी जाए। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि यूके ने उनकी सप्लाई लाइसेंस कैंसिल की थी इस साल, हालांकि यूके बहुत थोड़ा उनको असला देता है, लेकिन यूके ने। और अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो ये जो है ये हमें 1946 से 2024 तक, 1946 से 2024 तक जो इसराइल की एड है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किसको पैसा दिया है, तो 300 बिलियन, ठीक है, ये जो है ये 300 बिलियन जो है ये जा रहे हैं इसराइल के पास, फिर इजिप्ट है, फिर अफ़गानिस्तान पे खर्च हुआ है, फिर साउथ कोरिया, बाकी तो बहुत नीचे आते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा उनको पैसा दिया है वो तो अमेरिका ने दिया है, 300 बिलियन। फिर उसके बाद तो मुल्क किसी बहुत ही नीचे चले जाते हैं ना। अच्छा, तो इशू इसमें सारा ये है कि प्रेसिडेंट मैक्रों ने बयान दिया। अब प्रेसिडेंट मैक्रों के 2-3 बातें प्रेसिडेंट मैक्रों की। पहली बात तो ये है कि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, लेबनान भी उन मुल्कों में से है जो कि फ्रेंकोफोनी, वहाँ पर भी आप जाएँ, जो लोग लेबनान में गए हैं तो उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको मतलब इंग्लिश, अरबी और फ्रेंच तीनों ज़बानें ही नज़र आ रही होती हैं। आप रोड्स पे जाएं तो आपको बिल बोर्ड्स के ऊपर भी तीनों ज़बानें नज़र आ रही होती हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो आपको फ्रांस, मतलब फ्रेंच वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोली जाती है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बात करते, सिर्फ अरबिक में और फ्रेंच बात कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि, और उसकी वजह ये कि लिवान जो है, ये लिवान का पूरा इलाका है, ये
जो स्काई पीकॉक एग्रीमेंट के बाद ये जो है ये सारा जो है ये फ्रांस के पास चला गया था, और बाकी जो इलाके हैं वो बरतानिया के पास चले गए थे सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद, यानी पहली जंग अजीम के बाद। तो उसमें लेबनान भी था। लेबनान जो है ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है, और फिर 43 में जाके लेबनान जो है वो आज़ाद होता है। तो लेबनान, इराक, ये मुल्क सारे ऐसे हैं जिसमें फ्रांस के इंटरेस्ट हैं, और यहाँ की जो लीडरशिप है वो फ्रांस की बात सुनती है, और यहाँ के लोग जो हैं वो, अच्छा फ्रांस जो है ना जी। वो फ्रांस हालांकि कॉलोनी रहे हैं ये मुल्क, लेकिन फ्रांस की रिस्पेक्ट बढ़ी है। जो फ्रांस के जो लोग हैं जब आते हैं तो उनकी मतलब एक रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग लेबनान में या बाकी जगहों पे, या फ्रेंच आए हैं। मतलब फ्रांस के लोगों ने एज टिपिकल कॉलोनाइज़र वहाँ पर अपनी मेमोरीज नहीं छोड़ी कि वहाँ पे लोगों को मारा, वो फांसियाँ लगाई हों, ऐसा जो है वो नहीं, वाक़यात हुए होंगे लेकिन ऐसे नहीं है कि जो उनकी कोई ख़राब मेमोरीज हों फ्रांस के। तो फ्रांस के लोगों से वो बड़ा प्यार है वहाँ पे, और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस भी, उनकी बात भी सुनते हैं। अब जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बात की है तो दो इश्यूज हैं वहाँ पे। एक इशू तो यह है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो खुद उनके मुल्क में, फ्रांस में और पूरे यूरोप के अंदर एक राइट विंग गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट्स बन रही हैं। और सबसे पहली जो बड़ा धचका लगा था, चंद रोज़ पहले हमने डिस्कस भी किया था, वो ये था कि फ्रांस के अंदर जो है वो राइट विंग मैरीन लिपिंग जो है उनकी जमात वहाँ पे आ गई थी ज़्यादा वोट लेके, और इन्होंने पैनिक में आके, क्योंकि ईयू के इलेक्शंस हो रहे थे, इनको लगा कि मुझे जल्दी करवा लेनी चाहिए इलेक्शन, शायद मैं उसके बाद बिल्कुल ही लूज़ कर जाऊं। इन्होंने गैम्बल किया, लेकिन गैम्बल में वो गवर्नमेंट उनकी आ गई। अब प्रेसिडेंट जो हैं वो अलग हैं, और उनकी जो वज़ीर आज़म और उनकी जो पार्लियामेंट है वो एक अलग है, वो मैरी ले पेन है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो ये हैं खुद प्रेसिडेंट मैक्रोन, इन्होंने 2019 में फ्रांस की बड़ी एक लीडिंग रोल है फ्रांस का इस वक्त। फ्रांस, जर्मनी, इन मुल्कों का, सारे मुल्कों का यूरोप के, बड़ा मतलब इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त रोल है। फ्रांस, जर्मन्स, यूके पूरी कोशिश मेरे ख्याल से कर रहा है वापस जाए, ब्रेक्सिट में वो फैसला नहीं मेरे ख्याल से उनको सूट किया, और नीदरलैंड्स, इटालियंस, ये सारे अपने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इनकी। अब जो फ्रांस है वहाँ पर जो पार्टी जीती है, जिसने मैक्रोन की पार्टी को हरा दिया, वो राइट विंगर्स हैं, वो मैरीन ले पेन की पार्टी है। इनके जो वालिद गिरामी जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वो उनको कहा जाता है न्यू नाजी, यानी न्यू नाजी पार्टी का इनको लेबल मिलता था। नाजी वो थे जिन्होंने यहूदियों को वहाँ पे जो है जो कुछ हुआ जर्मनी में और फ्रांस में। और ये जो खुद हैं, ये इसराइल के बारे में इनकी राय जो है वो अब कुछ डिफरेंट है, मतलब एक पुरस्कार सी राय है, क्योंकि ये मतलब इलेक्शन में आगे पीछे दाएं में। लेकिन एक बात इनके बारे में बड़ी क्लैरिटी है, जो यानी वहाँ पे राइट विंग पार्टी जीती है वो प्रो प्यूटिन है। इनके ऊपर ये लेबल लगता है कि ये प्रो प्यूटिन है, क्योंकि ये कहते हैं कि नेटो और रशिया की दोस्ती होनी चाहिए, नेटो और रशिया की दोस्ती होनी चाहिए, और यूक्रेन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और चूंकि एंटी इमिग्रेंट्स हैं तो यूक्रेन से और जंगे वंगे, वो एक राइट विंग है, तो हमारा बर्डन नहीं, इकोनॉमी हमारा इशू है, ये सारे इशूज हैं। तो मसला ये सारा कि इसमें जो है वो अच्छा, जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने भी कोई मेरा ख्याल है कि कितने साल हो गए इसको, 2019 में इकोनॉमिस्ट में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनका इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रेन डेड, नेटो ब्रेन डेड हो चुका है ये ट्रम्प दौर में। 7th स्लाइड अगर हम दिखा के लोगों की मेमोरीज को ताज़ा करें, इन्होंने कहा था कि जो वहाँ यूरोप के नेटो इज़ बिकमिंग ब्रेन डेड। अच्छा, इनके ऊपर जो प्रेशर वगैरह आया तो इन लोगों ने कहा कि भाई माफ़ी वाफ़ी मांगो, ये क्या बात की है, ब्रेन डेड है नेटो, मतलब ब्रेन डेड, मतलब अजीब। फिर वो राइटर्स में इन्होंने थोड़े दिनों बाद, ये 2023 में इन्होंने कहा आई एम नॉट सॉरी आई कॉल्ड नेटो ब्रेन डेड। ये है राइटर्स। अच्छा, तो नेटो के बारे में इनका ख़ास है ख्याल है कि वो आ जाते हैं नेटो में है ये, लेकिन ये कि वो इसको ब्रेन डेड। अब चूँकि ट्रम्प करीब आ रहा है, वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है। 1 महीना भी नहीं रह गया इलेक्शंस में, तो ये जो है इन्होंने उनको कहा हुआ है कि ये जो है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वो हैं, जो दूसरी खातून है
यानी एक तो ये हो गए, ये नेटो को ब्रेन डेड कह चुके हैं और कह रहे हैं इसराइल का असला। जो दूसरी हैं वो या तो इनके बिल्कुल अपोजिट ख्यालात हो ना, वो सोने पे सुहागा है वहाँ पे, वो जो है उनके बारे में ये 6 लाइट, वो मैरी ली पेन जो है उनके बारे में इजरायली मीडिया लिख रहा है अ डेंजर टू इसराइल एंड ज्यूज। अच्छा, ये डेंजर टू इसराइल एंड ज्यूज हैं, वो कह रहे हैं असला बंद करो। तो अब इनमें से देखें ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं 5th स्लाइड दिखा रहा हूँ France 24 की। वो फ्रांस की लिपिन वांट्स नेटो रशिया रिप्रोचमेंट, ठीक है। और वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो चाहती हैं कि नेटो की दोस्ती हो जाए। और फिर जब ये जीत रही थी तो ब्लूमबर्ग ने उस वक्त एक लीड लगाई थी, 3rd स्लाइड, क्लिपिंग राइज इन फ्रांस इज अ बिग गिफ्ट टू प्यूटिन। अच्छा, यानी वो जब उनके साथ है ना प्रो प्यूटिन, तो प्यूटिन यानी ये वो है जो प्यूटिन की विक्ट्री जिनको कहा जा रहा है कि प्यूटिन की विक्ट्री हो गई, यानी ये एक तासुर है। उधर से मैक्रो ने कह दिया असला बंद करो, उधर से नेतन्याहू ने आगे जवाब दिया कि बड़ा दुख हुआ, शर्म आनी चाहिए, फलाना ढिमाकना, क्योंकि वजह ये है कि वो फ्रांस को असला नहीं देता। अच्छा, साथ ही मैक्रो ने ये भी कहा कि जेहन में रखें, हम असला नहीं देते, जो मुल्क असला देते हैं वो बंद करें। अब असला कौन देता है? इटली, जर्मनी, अमेरिका, दाएँ बाएँ रुके, वो मसला खड़ा हो गया। तो उसके ऊपर बाद में खैर उनके ऑफिस की तरफ से एक वजाहत भी आई कि नहीं जी वो प्रेसिडेंट मैक्रो कुछ मतलब कुछ और था, मगर मैक्रो वो एक होता है ना बाद में वो वजाहती बयान, लेकिन वो मैक्रो तो कह गए 2 दफ़ा कहा उन्होंने। एक उन्होंने कहा इंटरव्यू, और फिर एक उस जब वो ये फ्रेंकोफोनी समिट से खिताब कर रहे थे। अच्छा, अब जो लेबनान है, एक तो ये है कि वो वहाँ पर वो बेचैन हो रहे हैं नेतन्याहू कि मैं किसी तरह ईरान पे स्ट्राइक करूँ, ठीक है, और ईरान पे क्या करूँ, मतलब करूँ ट्रंप की सुनूँ, बाइडेन की सुनूँ, किसकी सुनूँ। टोटल आइसोलेशन में जा चुका है इसराइल, और बदकिस्मती से इसराइल की सपोर्ट करते करते अमेरिका भी आइसोलेशन में चला गया दुनिया की। अब देखना, पहले जो यूक्रेन के ऊपर ही जो वोट पड़े थे, ऑयल बंद करें रशिया से, तो उस पर आपको याद होगा कि कितने वोट पड़े थे पूरी दुनिया से, छोटे छोटे जजीरों का नाम भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि जी हम, दुनिया डिवाइड हो गई थी। इसके ऊपर तो मुकम्मल दुनिया एक तरफ चली गई। इसके ऊपर तो खासतौर पर ग्लोबल साउथ है, ये गज़ा और पैलेस्टाइन के ऊपर, तो पूरा ग्लोबल साउथ, यूरोप, अमेरिका, ये मतलब कैंपसेस में आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उनके प्रेसिडेंट्स, उनके डीन्स आगे पीछे उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ये मतलब बिल्कुल उनमें नहीं है कि वो हमास, दे आर नॉट प्रो हमास, बट दे आर प्रो पैलेस्टीनियन, अगेंस्ट जेनोसाइड, अगेंस्ट किलिंग्स। वो हमास को भी कंडेम करते हैं साथ साथ, उन्हें मेजॉरिटी कहती है वो उन्होंने भी गलत किया, हमास को भी कंडेम करते हैं, मगर वो कहते हैं वही बात जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का है कि उसकी हिस्ट्री में भी तो जाओ पीछे, पहले ये हमास कैसे बनी, क्या वजह हुई। एक फ़लस्तीनी के बदले, एक जो रूल था इनका दरमियान में, एक पैलेस्टीनियन के बारे में बदले में कुछ 100, एक इसराइली के बदले में 100 पैलेस्टीनियंस मारने हैं। एक इसराइली मर जाए तो 100 मारेंगे, मतलब ये इनका एक अंदर एक बना हुआ था सारा सिलसिला, और इतने सालों से हो रहा था। तो उसमें वो बस एक जगह उसने बम ने फटना था, और वो 7 अक्टूबर को हो गया वाक़या वहाँ। अब उसके बाद क्या हुआ उसकी मतलब है कि वो लेकिन आप ये देखें ना कि उसके बाद फिर जो कुछ हुआ तो वो अभी तक, अब लेबनान भी आ गया बीच में, अब लेबनान। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है, नेतन्याहू चाह रहा है कि रीजनल वॉर हो जाए, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई, रीजनल वॉर हो गई। लेकिन रीजनल वॉर में मसला ये है कि अब जो लेबनान पे हो रहा है, लेबनान तो हिजबुल्लाह नहीं है, लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह भी नहीं है, लेबनान जो है हमास भी नहीं, लेबनान एक अलग मुल्क है, और ना ही वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके हैं, वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, अरब लीग का मेंबर है, OIC का मेंबर है। लेबनान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। अब लेबनान में जनाब वो बैरूत पे भी अटैक्स हो रहे हैं, और अटैक्स हो रहे हैं इसमें शुमाली लेबनान पे भी, इधर भी, दाएं भी, ये सकिन हो रहे हैं, इसमें बड़ी पावर सकिन हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका रोक नहीं रहा लेबनान को। गज़ा को तो छोड़ दें ना, अब लेबनान को, या तो अमेरिका इतना वीक हो चुका है कि उसको नेतन्याहू को रोकने से नाकाम हो गया, या ये है कि इसमें अब सकिन हो रही हैं रीजनल पार्ट्स। ये जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, गोलान की पहाड़ियों से जो अटैक्स हो रहे हैं, फिर अटैक्स हुए हैं 2, शायद उसमें और इसराइली मर गए।
तो उसमें जो ये जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, ये जहन में रखें कि ये गोलान की पहाड़ियाँ, अगर हम फोर्ट मैप दिखा सकें तो ये गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं 67 में इन पे कब्ज़ा हुआ था। तो 67 में कब्ज़ा हुआ था, तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हैं ऊपर। जिन लोगों को भी जाने का इत्तेफाक हुआ है उस इलाके में, उनको पता होगा कि वो गोलान की पहाड़ियाँ बड़ी एक, यानी बहुत ऊंचा पहाड़ भी नहीं है, लेकिन वो मतलब ठीक है, मतलब जैसे आप समझ लें कि मतलब पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ नहीं है वो जो होते हैं ना बड़े। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो की फौजें बैठी हुई हैं, और वो 1974 में जो है वो आ गई थी वहाँ पे। उसके बाद ये हुआ कि 81 में इन्होंने प्रॉपरली, इसराइल ने ऐलान कर दिया कि ये गोलान का जो इलाका है, अच्छा 70% पे गोलान का इलाका है, वो जो है उसको वो हमारा हिस्सा बन गया। उसको दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता सवाए अमेरिका के। अमेरिका उसको इसराइल का हिस्सा मानता है, बाकी कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। और अब इशू ये है कि वहाँ पर बैठे हैं, खुद मैं जो बात काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि गोलान के पहाड़ों पे बैठे हैं बहुत बड़ी तादाद में जंगजू गुरिल्ले, और सारे अरब, यमन से और इराक से और इधर से, वो सारे गोलान पे बैठे हैं। और जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि ये पहाड़ों की अपनी तारीख़ है, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि जब जंगें होती हैं, ये देखें ना पाकिस्तान है जैसे मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर आप देखें पंजाब मैदान है, सिंध मैदान है, खैबर पे, फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ से जब इस्लामाबाद में बैठे हैं हम, तो यहाँ से हमें मरगला के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मरगला की पहाड़ियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर ये आगे कंटिन्यू करते हैं कश्मीर में, फिर ये हिमालय, ये पूरा पहाड़ी सिलसिला शुरू है, मैदान एक जगह ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये कि वो जो पहाड़ी सिलसिले हैं पूरे वो ये पहाड़ी सिलसिलों पे, पहाड़ों पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं, वो ये कि मैदानों में चूँकि हुक्मरान होते थे, तो एक ये भी है कि जी लोग पहाड़ों पे रहे, फिर वहीं पे बासी हो गए, उनकी ख़ास तबीयत है। तो पहाड़ों की जो जंगें हैं वो ख़ास जंगें होती हैं, पहाड़, और उनका मिजाज भी ख़ास होता है। अब जो गोलान के पहाड़ियों पे लोग हैं वो नीचे मैदान है इस तरह, और जो बाकी उनके लोग हैं वो उनको ताक के वहाँ पे मारे। और ध्यान में रखें कि वहाँ पे रशियंस हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे रशियंस हैं, और रशियंस इस बात का अभी तक तो बहुत रशिया खुश है, क्योंकि ज़ेलेंस्की गायब हो गए ना खबरों से, ज़ेलेंस्की गायब हो गए। उधर आज जो कह रहे हैं कीव पे अटैक हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, ये हुआ, तो इधर चूँकि इधर सकिन हो गए तो तवज्जो उधर से ज़ेलेंस्की से हटी, तो उधर तो रशिया लगा हुआ है। लेकिन जल्द बदेर उधर जब एक ख़ास जगह पे रशिया चला जाएगा तो रशिया इधर बड़ी खुशी महसूस करेगा उलझने में, क्योंकि वो जो पॉपुलर एक चीज़ है ना, एक जो पूरा का पूरा जो पूरी दुनिया का, उसमें चाइना और रशिया आना पसंद करेंगे। चाइना शायद खुल के ना आए, लेकिन रशिया काफ़ी है ना, तो पीछे से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे मामला था। तो इशू ये सारा कि ये अब ईरान के साथ क्या होता है, क्या अटैक करता है नेतन्याहू, रुका हुआ है, करूं ना करूं, मतलब लेबनान भी छेड़ दिया, उधर गोलान का नहीं पता, आगे नहीं पता। अब इस पूरी पिक्चर में अब यकीन करें 1 साल हो गया, और ये हम तो मेरा नहीं ख्याल कि साल में कोई भी एक दिन ऐसा गुजरा हो जिसमें हमने गज़ा पे बात ना की। लेकिन फिर उससे हटके जब देखते हैं कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, तो एक शदीद दुख का भी एहसास होता है, अफसोस का भी इजहार होता है कि उससे पहले कोविड आया दुनिया में, हज़ारों लाखों लोग मर गए, उससे फिर दुनिया उठी, तो फिर जंगों में उलझ गई। पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह करके निकला उससे मईशत की तरफ, फिर उसके बाद से देखें, अब अभी 1 साल पिछला देख लें, उससे पहले के 1 साल देख लें, तो बात ये कभी IMF नहीं होता तो सब चीख रहे रुपये हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या है, IMF हो गया तो क्या मईशत ठीक हो गई आपकी, आपने उनके बहुत सारी शराइत पूरी करनी है, उसके बाद आपने आगे जाना है, आपने इस्तेकाम लेकर आना है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नहीं, जैसे मतलब संजीदा लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनकी शख्सियत से सूट नहीं करती। इतने भारी भरकम लोग बैठे हैं ना, एक्सपीरियंस्ड, कि वो ये सूट नहीं करता कि वो इस तरह की बातें करें। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस हुक्मरान भी रहे हैं माजी में, सब कुछ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? समझ से बाला तर बात कि ये जो कुछ हो रहा है उसको इस तरह से वो होने दें, कैसे मुमकिन है? अदालतों से लेके कभी अदालतों में पहुंच जाते हैं, जजों में तकसीम करवा दी, कभी इधर हो गया, खुद हो गए जज साहिबान भी, मतलब जो भी है मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है। तो इसको लोग परेशान हैं, तो बजाय इसके कि वो उसको रिजॉल्व करें, हर जो दूसरा दिन आता है वो पहले से ज़्यादा कोई अजीब व गरीब मामला लेकर आ जाता है। मुझे जाने भी चली गई हैं,
तो बस ये है कि अल्लाह ताला खैरियत से इसको, जो भी मैंने कहा ना, इसमें न कि किसी की फतह किसी की विन विन होगी, जो इसको ठंडा करेगा ना इन मामलात को, जो सुकून पे, जो कल भी मैं बात कह रहा था, तो वो जो है ना वो मुल्क पे बड़ा एहसान ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम अब बढ़ गया है, इसमें कैसे इस्तेकाम आएगा? मैन मेड क्राइसिस है, आपस में पावर गेम, हंगर गेम, जी, IPPs, ये नए मुकदमात जो कि गलत थे, लेकिन करप्शन तो है ना, मामला तो एलिट कैप्चर तो है ना, कौन छोड़ता है? तो वो उसकी लड़ाई है, बाकी तो लोग पिस रहे हैं बीच में, दरमियान में। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये नहीं चल पा रहा, खुद ही चले जाना चाहिए। जब एक चीज़ ना चले ना तो खुद उसको, लेकिन बहरहाल यहाँ तो ये रवायत नहीं है। तो लेकिन वो अब आप देखें ना कि किसकी हुकूमत है, किधर है, क्या पिछले 24-48 घंटों में हुआ, क्या फलाना ढिमाकना, कोई तरमीम आ रही हैं, ये हो रहा है हंगामा। एक मैंने कहा ना, इस वक्त वो जो बात हुई थी कि इस्तेकाम की ज़रूरत है, मुल्क में प्रायोरिटी के ऊपर इस्तेकाम होना चाहिए और लोग सुकून से आराम से, इंटरनेट बंद हो रहा है। पिछले दिनों जब ये पहले हुआ था तो किस कदर लोगों का नुकसान हुआ था, जो आपके ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं, जो टेक की दुनिया, उसमें आप बार बार जो है वो फिर इंटरनेट बंद कर देते हैं, फिर इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इनसे चल पा रहा है। देखें अब ये क्या करते हैं बैठ के, लेकिन ये कि रियासत का नुकसान हो रहा है इनकी गैर संजीदगी की वजह से, और उसमें जो है वो और हसास मामला अब चूँकि आ रहे हैं दरमियान में, तो मेरा ख्याल है कि वो भी बलूचिस्तान के हालात आप देखें ना, कैसे पहले जो वहाँ दहशत गर्दी हुई है, बाकी अब पूरी दुनिया में इस वक्त आग सी लगी हुई है। उस वक्त तो आप इतनी गैर संजीदगी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो मैं आपसे बात कह रहा था ना, कि ये फैल रहा है मसला, ये इसका समेट ये एक तरफ नहीं है, ठीक है। ईरान जो है वो उसके ऊपर अटैक होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, इसमें कहीं रशिया मौजूद है। रशिया तो है ना बीच में, देखिए बशारुल असद जो हैं, वो बशारुल असद को तो रशिया ने, और रशियन बेसिस मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में रशियन बेसिस इतनी ज़्यादा होना कि जो तकरीबन उनकी बेसिस जो हैं वो, यानी अमेरिकन बेसिस अपनी जगह है और रशियन बेसिस मौजूद हैं प्रॉपर। ये भी नहीं कि वो वैगनर ग्रुप आप कहेंगे, नहीं, प्रॉपर बेसिस मौजूद हैं। अब इशू ये है कि वो उन बेसिस की मौजूदगी में तो रशिया तो चाहेगा ना कि भाई एक मिनट ज़रा कोई हमारे इधर उधर बेस वेस हिट हो जाए, कुछ हो जाए, ज़रा तो मौका मिले हमें, हम अपना हिस्सा डालें बीच में। और ये पूरा का पूरा रशिया के साथ चाइना है, और चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के साथ ये पूरे। अब उसमें जो पहले भी मैं बात कह रहा था कि कई मुल्क ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम जाएं अमेरिका के, लेकिन फिर रुक जाते हैं, क्योंकि मसला ये है कि वो आगे, अभी तो अमेरिका है लेकिन आगे कहीं ब्रिक्स, आगे कहीं SCO, आगे कहीं ये जो ब्लॉक हैं, और एक ठप्पा हमारे ऊपर लग जाए कि हम एक तरफ चले गए हैं तो ग्लोबल साउथ तो निकल गया हाथ से। ग्लोबल साउथ तो सारा का सारा और पूरा यूरोप। मैंने आपसे कहा ना कि वो ये लेबनान वाली वाक़े के बाद ना, जो लेबनान में इस वक्त हो रहा है, अब देखिए ना, सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। अब मुझे बताएं कि मरकज़ी बैरूत और शुमाली बैरूत और बाकी जगहों पे जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उसका क्या मकसद है? तो बात यह है कि इस जेनोसाइड को अब तो, और बहुत मुश्किल से जो है ना अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा, लेकिन वो जो एक होता है ना कि नेतन्याहू ने हमारी बात नहीं सुनी, या हमने जो लेबनान के वज़ीर ख़ारजा ने बात की कि जी हमें तो गारंटी दी थी उन्होंने, और हमने जाके नबी बैरी ने बात कर ली थी, तो उसके बाद और बॉम्बिंग शुरू, और ये कि हुकूमत गिरा दो, ये कर दो, तो ये नहीं हो पा रहा। ये चीज़ें जो है ना, ये फिर आपका जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बार बार आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, CIA चीफ आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आखिर में जी हमसे तो नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर ये होता है कि उस वैक्यूम के अंदर दूसरी पावर्स गेन करती हैं, जगह अपनी स्पेस लेकर आती हैं, और वो फिर कहती हैं अच्छा, और दूसरे जो मुल्क होते हैं वो कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये तो हमसे वाकई, मैंने आपसे कहा ना, सऊदी अरेबिया, हकीकतन सऊदी अरेबिया जो था वो इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन पे, जो उनके मोहम्मद बिन सुलेमान है, वो बहुत संजीदा, इसी तरह से शाह सुलम, इसी तरह से UAE। अच्छा, UAE जो क्वाइटली, वो सारा की सारा उसका फोकस था, एक तो जो वहाँ से आ रहे थे हॉस्पिटल्स के अंदर,
जो पैलेस्टीनियंस आ रहे थे तो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे थे। दूसरा ये कि वो रिकंस्ट्रक्शन आगे कैसे होनी है, मतलब गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, कैसे आगे वो, क्योंकि जाहिर है सारे मुल्कों के पास तो उतना पैसा नहीं है, तो ये, और कतर उसमें डिप्लोमेसी, हर मुल्क अपना अपना, टर्की अपना, सब मुल्क अपना अपना रोल प्ले। अब उसमें ये कि इन्होंने जो बीच में ये किया सारा कि सबका नाम डाल के, और हसन, तो वो ये हुआ है कि वो लोगों का इत्मीनान के भी ठहर जाओ एक मिनट, तभी ये हुआ है कि सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कतर गए हैं, जाके मिले हैं ईरान से, ईरान के सदर से, और फिर ईरान के सदर जो हैं वो उनसे, ताकि कोई गलतफहमी, कोई मामला ऐसे ना हो दरमियान में, क्योंकि ये तो हमेशा डिवाइड एंड रूल तो रहा है ना, हमेशा डिवाइड एंड रूल के बगैर तो बात बनती नहीं। तो उसमें यह है कि अब ये कि इसमें सकिन ऑलरेडी हो चुका है रशिया, ये नहीं कि होगा, हो चुका है। अब वो सामने कब आएगा, वो उनके लोग भी चले गए यहाँ पे ईरान में, उनके पास अब कितने वेपन्स हैं कितने नहीं हैं। हुतीज़ के ऊपर जो अटैक हो, चाइना का स्टेटमेंट आ गया कि ये हुतीज़ पे वो अटैक जो है हालात को, मशरिक़ वस्ता के हालात को मज़ीद ख़राब करेगा। तो बात ये सारी, क्योंकि यहाँ से सारा ऑयल तो जा रहा है चाइना के पास, चाइना के टैंकर जो जा रहे हैं उन पर तो हुतीज़ अटैक नहीं कर रहे। अब ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ, और मैं बताऊं हमारे फॉरेन ऑफिस में बड़े ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं, मौजूदा भी और रिटायर्ड भी, और उनका बड़ा ज़बरदस्त दुनिया भर में एक्सपीरियंस है। और ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, इनका आपस में अलग, इनकी अलग दुनिया है। जैसे मीडिया की अलग दुनिया है, तो फ़ौज की अलग दुनिया है कि जी वो वहाँ से ट्रेनिंग ली थी तो वहाँ से मशकें की थी। इसी तरह से होता है ना कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, इसी तरह से वो नेटवर्किंग, इसी तरह से जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी अपनी दुनिया है कि जी आपने उस मुल्क में सर्व किया। तो बड़े आपके ज़बरदस्त डिप्लोमेट्स हैं। वो डिप्लोमेट्स इस वक्त इस वक्त हकीकतन वो फॉरेन ऑफिस के लोग आपके सोच रहे हो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर भाई। इसी तरह से जो आपके जो लोग निगोशिएट IMF से कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार हमने तो बात कुछ और की है, ये क्या रोड हर दूसरे दिन बंद हो जाता है, और बाहर से आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, हालात तो देखें मुल्क के कैसे अजीबोगरीब। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा अरसे ये चल नहीं पा रहा, चल नहीं सकता। और बाहर से जो मुल्क हैं वो एक हद तक वो भी तो देख रहे हैं ना कि क्या तमाशा आपने धमा चौकड़ी मचाई हुई है, उनके मीडिया में, उनके हर जगह पर धमा चौकड़ी मची हुई है, आंसू गए, शेलिंग, फलाना ढिमाकना। ये तो मेरा ख्याल है कि नॉन सीरियस जो मामलात हैं सारे अटर नॉन सीरियस मामलात, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस आपस में बैठे मामलात को हल करें ना, इसमें अदालतों को लाने की ज़रूरत है। अदालतें आती हैं फिर वो ज़ाहिर में तकसीम एक नज़र आती है, उनको सियासी फैसलों से दूर रखें, इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखें, और पुलिस जो है वो भी पॉलिटिकल ना बने ना, वो भी अपने आप को बिल्कुल वो रखे। लेकिन वो पुलिस के साथ देखें ना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये बरस का जो एक मामला हो गया है ना मुल्क के अंदर कि जी वो मेरा AG तो उसका AG, ये उसको, वो आया गवर्नमेंट आई उसने उसको हटा दिया, वो गवर्नमेंट आई उसने उसको, उसके नतीजे में पुलिस वाले के लोग भी करें तो क्या करें। यानी कैसी अजीबोगरीब बात है कि मुझे बताएं कि एक, यानी पुलिस हमारी पुलिस है, सिंध पुलिस हमारी पुलिस है, पंजाब पुलिस हमारी है, इस्लामाबाद पुलिस हमारी है, सारी पुलिस, KP पुलिस हमारी है, पूरे पाकिस्तान, वो पुलिस को पकड़ेगी, ये कोई तरीका है। तो मतलब ये इस तरह से मेरा ख्याल है कि बस जहाँ तक चले गए मामला, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक और एक आध दिन में इसमें कोई इसमें ठहराव आएगा। और मैं आपको सिर्फ एक बात दूसरी इसमें ये बताऊँ कि कल भी जो मैंने बात की थी ना, इसमें रशिया ऑलरेडी आ गया है। कल एक आध दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि क्या इसराइल अटैक करता है ईरान पे, नहीं करता। ईरान तैयार बैठा है, और ईरान जो है, मैं आपको, ईरान अब तमाम ईरान की तरफ से जो मैसेज गया था वो ये था अमेरिका को आप दरमियान में बताइएगा, जो कतर के थ्रू मैसेज भेजा था ना, कतर के थ्रू जो मैसेज गया था, जो कतर ने पब्लिश किया था प्रॉपर अल जजीरा पे कि आप दरमियान में बताइएगा। अगर इसराइल ने अब अटैक किया, मुझे नहीं पता कि जवाब में ईरान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। खाली ईरान नहीं होगा, उसके साथ दूसरे मुल्क भी सकिन हो जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रीट है ना, अरब स्ट्रीट या जो मिडिल ईस्ट की स्ट्रीट, जो स्ट्रीट है ना, वो इस वक्त पैलेस्टीनियंस के साथ है। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा लें, जो स्ट्रीट है ना, दुनिया की सड़क है, सड़क पे बैठा शख्स है ना इस दुनिया का, वो मजलूमों के साथ है। तो वो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे तो बल्कि ये है कि जंग ज़्यादा फैल गई तो एक आध कोई तख्ता ही ना उल्टा जाए।
ये जो ख़ास तौर पे जो उस पड़ोस के मुल्क है ना दरमियान में, जो बीच में मुल्क को फंस जाते हैं ना, मुजाहरे हो रहे हैं, वो देखिए ना सूडान के हालात देखें ना आप, कैसे सूडान में आप कहेंगे किसकी हुकूमत है तो सर पे समझ नहीं आएगा। अच्छे खासे मुल्क तबाह हो गए हैं ना इसमें पूरे चक्कर में। आप ये देखें कि आप कहीं किसी से पूछेंगे जी वो वहाँ पर लिबिया में किसकी हुकूमत है तो अजीब सा मामला लगेगा। तो ये मुल्कों को संभालें खुदारा, ठीक है ना। वहाँ पर भी बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए थे जो नहीं संभाल पाए, तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ और यकीन भी है मुझे, कुछ मेरे पास इतलात भी है, मुझे यकीन है कि ये इसको जो है ना ज़्यादा ये तूल नहीं पकड़ेगा मामला और किसी रुख पे जाकर ठहर जाएगा बहुत जल्द। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।